दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने आपको पुष्पा द राइज की पूरी कहानी डिटेल में समझाई थी और आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए लेकर आए हैं उसका नेक्स्ट चैप्टर, पुष्पा 2 द रूल। लेकिन अगर आपने अभी तक पुष्पा द राइज की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपने पहले पार्ट की स्टोरी समझ ली तो इस सेकंड पार्ट की कहानी आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और आप देख रहे हैं नो द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है जापान के एक बड़े पोर्ट से। इंडिया से भेजे गए लाल चंदन के बड़े बड़े कंटेनर्स वहां अनलोड किए जा रहे होते हैं। वर्कर्स क्रेन की मदद से उन्हें उतार रहे होते हैं, तभी अचानक एक कंटेनर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जोर से गिरकर खुल जाता है। जैसे ही कंटेनर खुलता है, उसके अंदर से दुनिया की सबसे महंगी लकड़ियों में से एक लाल चंदन दिखाई देता है। लेकिन असली शॉक तब लगता है जब उस कंटेनर के अंदर से एक आदमी भी मिलता है। जापानीज लोग हैरान रह जाते हैं कि लकड़ी के साथ कोई इंसान कैसे आ गया। तुरंत डीलर को बुलाया जाता है और उसके लोग उस आदमी को रस्सी से बांधकर क्रेन से उल्टा लटका देते हैं। वो लोग बार बार उससे पूछते हैं कि वो कौन है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल चुप रहता है। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। फिर अचानक उसके हाथ से एक फटा हुआ नोट नीचे गिरता है। जैसे ही वर्कर्स उस नोट को देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिसे वो लोग उल्टा लटकाकर पूछताछ कर रहे हैं वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि लाल चंदन के पूरे सिंडिकेट का राजा पुष्पा है। पुष्पा का नाम सुनते ही वहां मौजूद सब लोग तुरंत अपने हथियार निकालकर रेडी हो जाते हैं। पुष्पा धीरे से अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटी सी कुल्हाड़ी निकालता है और एकदम स्टाइल में रस्सी काटकर नीचे उतर आता है। उसके बाद शुरू होती है एक भयंकर लड़ाई, जहां इतने सारे लोग मिलकर भी पुष्पा का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। लेकिन लड़ाई के बीच पुष्पा एक और चीज करता है जो सबको और भी शॉक कर देती है। वो जापानी भाषा में बात करना शुरू कर देता है। ये सुनते ही वहां खड़े लोग बिल्कुल हिल जाते हैं। तब पुष्पा खुद बताता है कि वो यहाँ क्यों आया है। दरअसल सिंडिकेट से जापान को लाल चंदन भेजा जा रहा था, लेकिन जापानीज डीलर्स उसका पैसा ठीक से नहीं दे रहे थे। इसलिए पुष्पा खुद उन्हें सबक सिखाने जापान तक आ गया है। सब गुंडों को धूल चटाने के बाद पुष्पा उनके बॉस को भी पकड़ लेता है और उसे सबक सिखाने ही वाला होता है। लेकिन उसी वक्त कुछ और लोग वहां पहुंच जाते हैं और पुष्पा पर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। पुष्पा तेजी से दौड़ते हुए गोलियों से बचने की कोशिश करता है, पर आखिरकार एक गोली उसे लग ही जाती है। गोली लगते ही पुष्पा का शरीर धीरे धीरे समुद्र में गिरने लगता है और तभी पुष्पा अचानक बिस्तर से उठकर बैठ जाता है। तब हमें समझ आता है कि शायद वो किसी पुरानी यादों में ये सब देख रहा था। जो भी हो, अब हाल ये है कि सिंडिकेट का बॉस बनने के बाद पूरे प्रदेश में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, पुष्पा भाऊ। सफलता की चोटी पर पहुंच चुका पुष्पा अपनी पर्सनल लाइफ में भी खुश है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार श्रीवल्ली, जो अब उसकी पत्नी बन चुकी है, हमेशा उसके साथ है। लेकिन इतनी बड़ी ताकत और राज बनाने के रास्ते में पुष्पा ने बहुत दुश्मन भी बनाए हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये दुश्मन उसे इतनी आसानी से खुश रहने देंगे? इसका जवाब हमें आगे मिलता है। सिंडिकेट का बॉस बनने के बाद पुष्पा ने अपने वर्कर्स का दिल जीत लिया है। उसके एक आवाज पर लोग अपनी जान तक दांव पर लगाकर गहरे जंगल में लाल चंदन काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक दिन ऐसा ही होता है जब श्रीनिवास नाम का एक वर्कर अपनी शादी के दिन भी जंगल में काम करने आ जाता है। उस दिन वर्कर्स के साथ एक नया आदमी भी आता है। उसकी शक्ल और रवैया बिल्कुल एक आम मजदूर जैसा लगता है और किसी ने उसे पहले कभी इस एरिया में नहीं देखा होता। जंगल पहुंचकर सब लोग पूजा करते हैं और फिर लकड़ी काटना शुरू कर देते हैं। जब सबके काटे हुए लकड़ी का वजन किया जा रहा होता है, तब वो नया आदमी पहली बार अपना नाम बताता है और जैसे ही उसका नाम सुनाई देता है, वहां खड़े सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर भंवर सिंह शेखावत होता है। हाँ दोस्तों, वही शेखावत जिसे पुष्पा ने पहले पार्ट में सबके सामने जलील कर दिया था और अब वो वापस आया है सीधा बदला लेने। मजदूरों के बीच घुल मिलकर शेखावत सबको लाल चंदन के साथ रंगे हाथ पकड़ लेता है। यहां से क्लियर हो जाता है कि शेखावत कोई छोटा मोटा ऑफिसर नहीं, बल्कि पुष्पा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाला है। उधर पुष्पा को भी ये खबर मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। जैसे ही उसे पता चलता है, वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। लेकिन उस वक्त शेखावत वहां नहीं होता। पुलिस ऑफिसर्स पुष्पा को बताते हैं कि अब सिस्टम बदल चुका है और सबके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, इसलिए उन्हें आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। पुष्पा उन्हें याद दिलाता है कि कैसे उन्हीं पुलिस वालों ने उसके पैसे पर ऐश की थी। फिर भी पुष्पा यहां सिर्फ एक काम के लिए आया था, श्रीनिवास को छुड़ाने, क्योंकि उसकी आज शादी है।
लेकिन जब श्रीनिवास बाहर आता है, पुष्पा उसके शरीर पर मार के निशान देख लेता है। ये देखते ही पुष्पा का गुस्सा भड़क उठता है। वो लॉकअप के अंदर जाकर देखता है कि सभी वर्कर्स को बुरी तरह पीटा गया है। दरअसल शेखावत ने अपना पूरा गुस्सा पुष्पा के लोगों पर निकाला था। ये पुष्पा के लिए सीधा उस पर हमला था। इसलिए जो आगे पुष्पा करता है उसके लिए कोई भी रेडी नहीं था। वो पुलिस ऑफिसर्स की सैलरी का हिसाब लगाता है और रिटायरमेंट तक उन्हें जितनी सैलरी मिलने वाली थी उतना पैसा अपनी जेब से दे देता है। इतना ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन तक का पैसा भी कैलकुलेट करके दे देता है। यानी पुष्पा ने एक ही पल में सबको खरीदकर अपने वर्कर्स को आजाद करा लिया। जब शेखावत वापस स्टेशन आता है तो देखता है कि पूरा स्टेशन खाली पड़ा है। उधर पुष्पा श्रीनिवास को उसकी शादी के मंडप तक खुद छोड़कर आता है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। आगे पुष्पा को एक और बड़ा टक्कर मिलने वाला है राजनीति की दुनिया में। सिंडिकेट का बॉस बनने के बाद पुष्पा की अच्छी दोस्ती हो जाती है लोकल एमएलए से स्टेट मिनिस्टर बने सिद्धप्पा के साथ। एक दिन दोनों मिलकर स्टेट के सीएम नरसिम्हा से मिलने का प्लान बनाते हैं। घर से निकलने से पहले श्रीवल्ली पुष्पा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती है कि वो सीएम के साथ एक फोटो ले आए। पुष्पा उसे प्रॉमिस कर देता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये एक फोटो पूरी आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स को हिला देगी। सीएम नरसिम्हा के घर पहुंचने पर सिद्धप्पा पुष्पा का इंट्रोडक्शन करवाता है, लेकिन जब पुष्पा फोटो लेने की बात करता है तो सीएम उसे सिर्फ एक स्मगलर कहकर फोटो लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगर न्यूज़पेपर में ये फोटो छप गई तो उसकी प्रेस्टीज खराब हो जाएगी, और सबके सामने फोटोग्राफर की फिल्म तक फाड़ देता है। पुष्पा बाहर से शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर आग भड़क चुकी होती है। बाहर निकलकर पुष्पा सिद्धप्पा से कहता है कि उसे फोटो से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सीएम ने श्रीवल्ली का नाम बीच में लाकर बात को पर्सनल बना दिया। और फिर पुष्पा एक ऐसा ऑफर देता है जो सबको हिला देता है। वो सिद्धप्पा से कहता है, अगले इलेक्शन में तुम ही इस स्टेट के सीएम बनोगे। सिद्धप्पा शॉक में पड़ जाता है और कहता है कि सीएम बनना कोई छोटी बात नहीं, इसके लिए बहुत सारे रुपए चाहिए होते हैं। पुष्पा मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हें 500 करोड़ रुपए दूंगा, बस सीएम बनने के बाद मेरे साथ एक फोटो लेना। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है पुष्पा का सबसे बड़ा गेम, पॉलिटिक्स का गेम। इधर मीटिंग खत्म होने के बाद सिद्धप्पा तुरंत पुष्पा को फोन करता है। थोड़ी टेंशन में वो पुष्पा से कहता है कि अगर इसी तरह पैसा उड़ाया गया तो कुछ ही दिनों में पूरा सिंडिकेट खाली हो जाएगा। इलेक्शन के लिए जो बचा हुआ पैसा चाहिए वो आएगा कहां से? पुष्पा उसकी बात सुनकर बिल्कुल शांत अंदाज में जवाब देता है। वो कहता है कि अगर मुरुगन जैसे बड़े प्लेयर्स मार्केट में हैं तो उससे भी बड़े लोग दुनिया में जरूर होंगे। अब पुष्पा का टारगेट सिर्फ देश के कस्टमर्स तक सीमित नहीं रहा, उसकी नजर अब इंटरनेशनल कस्टमर्स पर है। पुष्पा अब सिर्फ नेशनल लेवल का खिलाड़ी नहीं रहा, बल्कि इंटरनेशनल खेल खेलने जा रहा है। सिद्धप्पा से बात खत्म करते ही पुष्पा सीधा मालदीव्स पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है एक इंटरनेशनल कस्टमर हमीद से। पुष्पा को देखकर हमीद को लगता है कि शायद ये कोई छोटा मोटा स्मगलर है जो थोड़ी बहुत डील करने आया है। इसलिए पहले ही वो पुष्पा को बता देता है कि वो 1000 टन से कम का डील करता ही नहीं। उसके लिए 100 या 200 टन का माल तो बस एक कॉल करने पर इंडिया से आ जाता है। पुष्पा उसकी बात बड़े ध्यान से सुनता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, 100 टन तो बहुत दूर की बात है, तुम बस 10 टन माल मेरे सामने लाकर दिखा दो। ये सुनते ही हमीद का ईगो हर्ट हो जाता है। गुस्से में वो तुरंत मुरुगन को फोन लगाता है और 10 टन माल मांगता है। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता होता कि जिस आदमी के सामने वो बैठा है वो मुरुगन का भी बॉस है। मुरुगन फोन पर तुरंत हाँ बोल देता है और कहता है कि माल अभी भेज दिया जाएगा। फिर वही मुरुगन पुष्पा को कॉल करके 10 टन माल भेजने की परमिशन मांगता है। सिर्फ मुरुगन ही नहीं, जब हमीद अलग अलग स्टेट्स में भी फोन करता है तो सब लोग उसे पुष्पा का नंबर ही देते हैं। अब हामिद को साफ हो जाता है कि इंडिया से लाल चंदन का एक टुकड़ा भी पुष्पा की मर्जी के बिना बाहर नहीं जा सकता। अपनी औकात समझते ही वो पुष्पा के प्रपोजल को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। यहां पुष्पा एक बहुत बड़ा डील फाइनल करता है, 2000 टन लाल चंदन, टोटल 5000 करोड़ रुपए में। और दोस्तों, इतना बड़ा डील करने का सिर्फ एक ही मकसद है, सिद्धप्पा को सीएम बनाना। इस डील में पुष्पा को और भी बड़ा फायदा है। मुरुगन को लाल चंदन बेचने पर जहां 1.5 करोड़ पर टन मिलता था, वहीं हामिद से 2.5 करोड़ पर टन मिलने वाले हैं। मतलब सिर्फ प्रॉफिट का पैसा ही इलेक्शन कैंपेन के लिए काफी है। डील फाइनलाइज होने के बाद पुष्पा हामिद से कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट 5000 करोड़ का नहीं बल्कि 4900 करोड़ का लिखो। हामिद हैरान होकर पूछता है कि बाकी 100 करोड़ का क्या होगा? पुष्पा हंसते हुए कहता है, मैं यहां ट्रक में आया था, लेकिन अब मुझे कुछ और चाहिए। और वो 100 करोड़ रुपए हामिद को देकर उसका हेलीकॉप्टर खरीद लेता है और उड़कर वहां से निकल जाता है।
इंडिया वापस आकर पुष्पा जब डीलर्स को फोन करता है और 2000 टन के शिपमेंट की बात करता है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। इतना बड़ा माल रेडी करने के लिए हजारों वर्कर्स और ट्रक्स की जरूरत थी। पुष्पा तुरंत एक बड़ा फैसला लेता है। वर्कर्स की सैलरी 2000 से बढ़ाकर सीधा 10,000 रुपए कर देता है। इसके बाद लेबर की कोई कमी नहीं रहती और सब डीलर्स अपनी कैपेसिटी के हिसाब से शिपमेंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिच्चा रेड्डी का एरिया कंट्रोल करता है मंगल सेनु। हाँ दोस्तों, वही मंगल सेनु जिसे अपने पुष्पा के फर्स्ट पार्ट में देखा था। उसने पुष्पा को पहले काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया था। अब उसके एरिया से लाल चंदन निकलना इतना आसान नहीं होगा। वहां पुलिस के चेक पॉइंट्स भी बहुत हैं। फिर भी बिच्चा रेड्डी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो 100 टन तक का माल निकाल सकता है। पुष्पा उसे परमिशन दे देता है। अब मंगल सेनु भले ही बड़ा गैंगस्टर हो, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है उसकी बीवी दक्षा। पुष्पा के हाथों अपने भाई की मौत के बाद से ही दक्षा का एक ही गोल है, पुष्पा से बदला लेना। इस बार दक्षा सीधा पहुंचती है शेखावत के पास। शेखावत वैसे ही पुष्पा के हाथों हुई बेइज्जती से अंदर ही अंदर जल रहा था। दक्षा जब उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाती है तो उसका गुस्सा और भी भड़क जाता है। इधर पुष्पा जो इतना बड़ा शिपमेंट जमा कर रहा है, उसकी खबर सिनु गैंग को भी मिल चुकी थी। सबको लग रहा था कि कोई बड़ा प्लान चल रहा है। दक्षा शेखावत को भड़काकर कहती है कि पुष्पा को रोकने का यह सबसे सही वक्त है। उसकी बात मानकर शेखावत चेकपोस्ट्स लगाता है और बिच्चा रेड्डी के ट्रक्स को पकड़ लेता है। ये शिपमेंट लगभग 20 करोड़ रुपए का था। शेखावत ट्रक्स को जलाने का ऑर्डर देता है। बिच्चा रेड्डी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शेखावत गोली चलाकर सारे ट्रक्स में आग लगवा देता है। फिर वो बिच्चा रेड्डी को ब्रिज से नीचे फेंक देता है और बिच्चा वहीं मर जाता है। लेकिन शेखावत का प्लान है कि सबको बताया जाएगा कि बिच्चा रेड्डी डर के मारे खुद ब्रिज से कूद गया। इसके बाद गांव में बिच्चा का अंतिम संस्कार होता है। वहां सिद्धप्पा भी पहुंचता है। सिनु गैंग के लोग सिद्धप्पा के सामने पुष्पा पर ही इल्जाम लगाते हैं कि उसकी वजह से सिंडिकेट में एक के बाद एक मौत हो रही है। धीरे धीरे सिंडिकेट के लोग भी मंगल सिनु की साइड लेने लगते हैं। सिचुएशन बिगड़ते देखकर सिद्धप्पा खुद शेखावत से मिलने जाता है। वो उसे 10 करोड़ रुपए का ऑफर देता है और कहता है कि पुष्पा से हुई बेइज्जती भूल जाओ। लेकिन शेखावत के लिए वो इंसल्ट पैसों से बहुत ऊपर की बात थी। सिद्धप्पा को समझाने के लिए शेखावत उसे कहता है कि अपने कपड़े उतारो, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुष्पा ने उसके साथ किया था। तब सिद्धप्पा को समझ आ जाता है कि ये इंसल्ट पैसों से कवर नहीं हो सकती। सबको शॉक करते हुए सिद्धप्पा खुद अपने कपड़े उतार देता है और कहता है कि उसने पुष्पा को सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनाया है और सिंडिकेट को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। फिर वो शेखावत से प्रॉमिस करता है कि पुष्पा तुमसे सॉरी बोलेगा। ये सुनते ही शेखावत की आंखों में चमक आ जाती है। पुष्पा का झुकना ही उसके लिए सबसे बड़ा रिवेंज होगा। लेकिन वो कहता है कि ये सॉरी छुप कर नहीं, बल्कि सबके सामने होनी चाहिए। इसलिए एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, जहां पुष्पा सबके सामने शेखावत से माफी मांगेगा। पार्टी के दिन शेखावत अपनी टीम के साथ रेडी था। उधर पुष्पा घर पर बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था, क्योंकि उसकी जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा था कि उसे किसी के सामने झुकना पड़ेगा। और पुष्पा की डिक्शनरी में झुकना लिखा ही नहीं है। लेकिन सिंडिकेट के लिए वो पार्टी में आने को तैयार हो जाता है। शेखावत तो इतना एक्साइटेड था कि उसने टेप रिकॉर्डर तक रेडी रखा था ताकि पुष्पा का सॉरी रिकॉर्ड कर सके। पार्टी में म्यूजिक रुकता है और सबके सामने पुष्पा से सॉरी बोलने को कहा जाता है। पुष्पा नशे में होने के बावजूद आखिरकार सॉरी कह देता है। यह सुनते ही शेखावत खुशी से पागल हो जाता है और रिकॉर्डिंग को बार बार सुनने लगता है, जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा करिश्मा देख लिया हो। उधर मंगल सीनू गैंग के लोग भी हैरान थे, क्योंकि उन्हें लगा था पुष्पा यहां कोई बड़ा हंगामा करेगा। पुष्पा सर झुकाए पार्टी से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात घूमती रहती है कि अब सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे होंगे। अचानक वो गाड़ी रोकता है, कुछ सोचता है और तुरंत गाड़ी वापस पार्टी की तरफ मोड़ देता है। पार्टी में घुसते ही पुष्पा अपनी गाड़ी से शेखावत को टक्कर मारकर स्विमिंग पूल में गिरा देता है। और फिर दोस्तों, जो होता है वो और भी शॉकिंग है। पुष्पा वहीं खड़े खड़े अपनी पैंट खोलकर स्विमिंग पूल में पेशाब कर देता है, जहां शेखावत पानी में गिरा हुआ होता है। सोचो जरा, कितनी बड़ी बेइज्जती। शेखावत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सिद्धप्पा भी शॉक में पड़ जाता है। पुष्पा गुस्से में कहता है कि शेखावत जैसे करप्ट ऑफिसर के सामने वो कभी नहीं झुकेगा। अगर उसकी जगह ईमानदार ऑफिसर गोविंद होता तो वो सॉरी के साथ सल्यूट भी करता। फिर पुष्पा सबको बता देता है कि वो अपनी काबिलियत से सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बना है, किसी की मेहरबानी से नहीं। और आखिर में वो सबको ओपन चैलेंज देता है। अगले मंडे सुबह 4 बजे वो 2000 टन लाल चंदन का शिपमेंट चेन्नई तक ले जाकर दिखाएगा। अब पुष्पा और शेखावत के बीच एक जबरदस्त चैलेंज हो जाता है
चैलेंज ये था कि अगर शेखावत पुष्पा के लाल चंदन का सिर्फ एक टुकड़ा भी पकड़ लेता है तो पुष्पा नंगा होकर पूरा सिंडिकेट छोड़ देगा। इतनी बड़ी बात सुनते ही शेखावत तुरंत एक्टिव हो जाता है। वो चितलम से निकलने वाली हर रास्ते पर पुलिस का सख्त पहरा लगवा देता है। उसे पूरा यकीन होता है कि पुष्पा अपना माल ट्रक्स में भरकर रास्ते के जरिए ही भेजेगा। शिपमेंट वाले दिन शेखावत ब्रिज पर खड़ा शराब पी रहा होता है। जैसे ही वो खाली बोतल नीचे नदी में फेंकता है, उसे नीचे से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तब उसे एक बहुत बड़ा हिंट मिलता है। उसे पता चल जाता है कि नदी में पानी लगभग नहीं है, मतलब पुष्पा ट्रक्स को रास्ते से नहीं बल्कि सीधा सूखी नदी के रास्ते से निकाल रहा है। ये बात समझते ही शेखावत तुरंत एक्शन लेता है। वो अपनी 3 अलग अलग पुलिस टीम्स को नदी की तरफ भेज देता है ताकि ट्रक्स को वहीं रोक दिया जाए। लेकिन पुष्पा कोई आम दिमाग वाला आदमी नहीं है। उसने पहले से ही अपना बैकअप प्लान रेडी रखा था। पुलिस की एक टीम को रोकने के लिए उसके लोग एक पत्थर का ब्रिज तोड़ देते हैं और उसके ऊपर एक बड़ा ट्रक खड़ा कर देते हैं। इस वजह से पुलिस की पहली टीम वहीं फंसकर रह जाती है। दूसरी टीम को रोकने के लिए पुष्पा ने एक और अनोखा प्लान बना रखा था। उसने हाथियों का पूरा झुंड रेडी रखा था जो जंगल से निकलकर पुलिस का रास्ता रोक लेते हैं। इस तरह पुलिस की 2 टीम्स तो वहीं रुक जाती हैं, लेकिन तीसरी टीम किसी तरह नदी के अंदर पहुंची जाती है। पुष्पा ने यहां भी एक चालाकी कर रखी थी। जैसे ही पुलिस टीम नदी में आगे बढ़ने लगती है, पुष्पा के लोग नदी के दम से पानी छोड़ देते हैं। अचानक पानी बढ़ने की वजह से ट्रक्स आगे नहीं बढ़ पाते और पुलिस भी रुक जाती है। यानी हर डायरेक्शन से शेखावत के लिए जाल बिछाया गया था। लेकिन शेखावत भी हार मानने वालों में से नहीं था। अपनी टीम्स के रुकने के बाद भी वो खुद गाड़ी लेकर नदी की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसे कई बैलगाड़ियां नजर आती हैं। वो तुरंत उन सबको रोककर स्टेट बॉर्डर के पास एक बड़ा बैरिकेड बना देता है। उधर पुष्पा के ट्रक्स नदी के रास्ते धीरे धीरे बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक ड्राइवर्स देखते हैं कि शेखावत थोड़ी दूर राइफल लेकर खड़ा है। उनके होश उड़ जाते हैं। तुरंत पुष्पा को फोन किया जाता है। पुष्पा बिना 1 सेकंड वेस्ट किए सबको ऑर्डर देता है कि तुरंत ट्रक्स छोड़कर कूद जाओ। उसके लिए इंसान की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ड्राइवर्स जैसे ही ट्रक से कूदते हैं, शेखावत एक के बाद एक ट्रक्स पर गोलियां चलाकर उन्हें पलट देता है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसके अंदर का गुस्सा और जुनून बाहर आ चुका है। इतने बड़े शिपमेंट को पकड़कर शेखावत मीडिया की नजरों में हीरो बन जाता है। टीवी रिपोर्टर्स के सामने वो पुष्पा का मजाक उड़ाने लगता है और सबको लगने लगता है कि पुष्पा का खेल खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, पुष्पा इतनी आसानी से हार मान जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मंगल सीनू सोचता है कि पुष्पा बर्बाद हो गया है और अब वो सिंडिकेट अपने कब्जे में ले लेगा, तभी सच्चाई सामने आती है। शेखावत ने जो ट्रक्स पकड़े थे उनमें लाल चंदन नहीं था। वो एक अलग पेड़ की लकड़ी थी जिसका नाम सांडरा था। बाहर से ये लकड़ी लाल चंदन जैसी लाल दिखती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल सफेद होती है। मार्केट में इसकी कोई खास कीमत भी नहीं होती। यानी पुष्पा ने सबको इतना बड़ा धोखा दिया था कि शेखावत भी ये सच जानकर पागल जैसा हो जाता है। तब तक पुष्पा का असली शिपमेंट स्टेट बॉर्डर क्रॉस करके चेन्नई पहुंच चुका था। अब सबके दिमाग में एक ही सवाल था, असली लाल चंदन बॉर्डर कैसे पार हुआ? जब शेखावत इस बात को समझता है तो उसका दिमाग घूम जाता है। दरअसल जिस बैलगाड़ियों को उसने खुद बैरिकेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, वही असल में लाल चंदन से बनी हुई थी। यानी पुष्पा ने शेखावत की ही मदद से अपना माल उसके नाक के नीचे से निकाल दिया। पुलिस को वहां से सिर्फ एक बैलगाड़ी मिलती है। जब शेखावत उसके पहियों की लकड़ी को घिसकर चेक करता है तो कंफर्म हो जाता है कि यह सच में लाल चंदन है। इस जबरदस्त जीत के बाद पुष्पा शेखावत के सामने आता है। दोनों दूर खड़े होकर सिर्फ इशारों में बात करते हैं। पुष्पा एक इशारा करता है और शेखावत के पास खड़ी पूरी बैलगाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। यानी पुष्पा अपने प्लान्स का कोई भी सबूत जिंदा नहीं छोड़ता। इस जीत के बाद पुष्पा अपनी पत्नी श्रीवल्ली के साथ शांति से पूजा करने जाता है। वहीं उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है। श्रीवल्ली मां बनने वाली है। वो श्रीवल्ली से कहता है कि उसने देवी से बेटा नहीं बल्कि बेटी मांगी है, क्योंकि बेटा होने पर वो उसे अपनी पहचान नहीं दे पाएगा, लेकिन बेटी शादी के बाद कम से कम अपने पति का नाम तो पाएगी। उसके बचपन का दर्द अभी भी उसके अंदर कहीं जिंदा था। इसी बीच पूजा के दौरान एक और घटना होता है। पुष्पा का सौतेला भाई मोहन की बेटी कावेरी को कुछ लड़के तंग करने लगते हैं। पुष्पा तुरंत उन सबको बुरी तरह पीटकर कावेरी को बचा लेता है, लेकिन मोहन उसका शुक्रिया तक नहीं करता, बल्कि कहता है कि अगर कावेरी की इज्जत भी चली जाती तो उसे इतनी शर्म नहीं होती जितनी इस बात से होती है कि कावेरी पुष्पा को चाचा कहती है। पुष्पा चुप रह जाता है, लेकिन श्रीवल्ली मोहन को सीधा जवाब देती है। वो कहती है कि किसी इंसान की पहचान उसके खून से नहीं बल्कि उसके कर्म से होती है।
उधर शेखावत और सीनू गैंग पुष्पा के खिलाफ नई साजिश रच रहे थे। शेखावत ने एक बैकअप प्लान बनाया। उसने मंगल सीनू से 1 टन असली लाल चंदन मंगवाया और कमिटी इंस्पेक्शन का ड्रामा सेट किया। प्लान ये था कि कमिटी इसी 1 टन को चेक करेगी और मीडिया में ये खबर फैल जाएगी कि शेखावत ने लाल चंदन पकड़ लिया है। इसके बाद वो चेन्नई और आसपास के स्टेट्स में सर्च ऑपरेशन चलाकर असली शिपमेंट ढूंढने की कोशिश करेगा। जैसे ही मीडिया में खबर फैलती है, प्रताप रेड्डी तक भी ये बात पहुंचती है। इलेक्शन फंडिंग का पूरा प्लान हिल जाता है। इसीलिए तुरंत सिंडिकेट की मीटिंग बुलाई जाती है। सब पुष्पा से सवाल करते हैं कि असली शिपमेंट कहां है। पुष्पा शांत रहकर कहता है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि सबके सामने लोकेशन बता दूं और बात शेखावत तक पहुंच जाए। इतने सालों से मैं सिंडिकेट में हूं, मुझे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। और फिर वो कहता है कि शिपमेंट की असली इंफॉर्मेशन वो सिर्फ एक ही इंसान को बताएगा, जग्गा रेड्डी को। पुष्पा मीटिंग में सबको एक बात क्लियर कर देता है। वो कहता है कि अगर किसी एक आदमी पर पूरा सिंडिकेट भरोसा करेगा तो वो है जग्गा रेड्डी। इसलिए जग्गा जो देखेगा और जो बोलेगा वही सबके लिए सच माना जाएगा। ये कहकर पुष्पा उसे बाद में कांटेक्ट करने को बोलता है और वहां से निकल जाता है। उधर सीनू और शेखावत सीधा जाकर नरसिम्हा रेड्डी को इन्फॉर्म करते हैं कि सिद्धप्पा पुष्पा की मदद से उसकी सीएम की कुर्सी छीनने की तैयारी कर रहा है। ये सुनते ही नरसिम्हा रेड्डी उन्हें ऑर्डर देता है कि जितनी जल्दी हो सके पुष्पा का लाल चंदन शिपमेंट ढूंढ निकालो। इस वक्त तक पुष्पा का असली शिपमेंट तमिलनाडु क्रॉस करके श्रीलंका के बॉर्डर के पास पहुंच चुका होता है। बस अगर ये शिपमेंट बॉर्डर पार कर जाए तो पुष्पा का मिशन पूरा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही शेखावत जग्गा रेड्डी को फॉलो करते हुए तमिलनाडु की पूरी पुलिस फोर्स लेकर पोर्ट तक पहुंच जाता है। पोर्ट पर पहुंचते ही पुलिस हर कंटेनर की तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी शेखावत बिनोक्यूलर से दूर एक कंटेनर पर नजर डालता है और तुरंत उसे खुलवाने का ऑर्डर देता है। पुलिस जब कंटेनर खोलती है तो अंदर से एक पूरी गाड़ी सामने आ जाती है और उस गाड़ी के अंदर खुद जग्गा रेड्डी बैठा होता है। शेखावत के कहने पर पुलिस की एक टीम उस गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ती है, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं भी लाल चंदन का शिपमेंट नजर नहीं आता। तभी शेखावत के दिमाग में एक नया डाउट आता है। वो बिना सोचे समझे सीधा पानी में डाइव लगा देता है ताकि चेक कर सके कि कहीं पानी के नीचे कुछ छुपाया तो नहीं गया। और जैसे ही वो नीचे पहुंचता है, उसकी आंखें खुलकर रह जाती हैं। उसे पता चलता है कि हर फिशिंग बोट के नीचे बड़े ही स्मार्ट तरीके से लाल चंदन बंधे हुए हैं। लगभग 2000 टन लकड़ी पानी के नीचे छुपाकर ले जाई जा रही थी। शेखावत पानी से बाहर आकर ये बात सबको बताने ही वाला होता है कि तभी सारी फिशिंग बोट्स एक साथ इंजन स्टार्ट कर देती हैं और श्रीलंका की तरफ चल पड़ती हैं। इस अफरा तफरी में बेचारा शेखावत पानी के अंदर फिशिंग नेट में ही फंस जाता है। जब तक वो खुद को उस जाल से आजाद करता है, तब तक बोट्स बॉर्डर के काफी करीब पहुंच चुकी होती हैं। क्योंकि वो नॉर्मल फिशिंग बोट्स थीं और उनके पास परमिशन भी थी, इसलिए कस्टम्स उन्हें रोकता तक नहीं। लेकिन जैसे ही शेखावत की स्पीड बोट्स उनके करीब पहुंचती हैं, वहां से गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। उन्हें वार्निंग दी जाती है कि अगर और आगे बढ़े तो जान से मार दिया जाएगा। शेखावत बिल्कुल नजदीक आकर भी लाल चंदन को अपने हाथों से निकलते देखकर पागल हो जाता है। तभी वो बिनोक्यूलर से श्रीलंका के किनारे की तरफ देखता है और देखता है कि ट्रक्स में लाल चंदन उतारा जा रहा है और वहां सबके सामने खड़ा होता है पुष्पा। इस तरह पुष्पा एक बार फिर अपने दुश्मनों को जबरदस्त धोखा दे देता है। शेखावत बस दूर खड़े होकर सब देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता, लेकिन उसके पास अभी भी एक आखिरी चांस बचा हुआ था। पुलिस जिस गाड़ी का पीछा कर रही थी, वो तेज स्पीड में जाते हुए एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है और उलट जाती है। जब शेखावत वहां पहुंचता है तो जग्गा रेड्डी को मरा हुआ पाता है, लेकिन गाड़ी में एक और आदमी होता है, हामिद। उसकी हालत बहुत खराब होती है और एक लोहे की रॉड उसके सीने में घुसी हुई होती है। शेखावत उस रॉड को और दबाकर हामिद से सच निकलवाने लगता है। हामिद बताता है कि पुष्पा का डील उसके साथ नहीं, बल्कि जापान के एक बड़े ब्रोकर के साथ है। वो सिर्फ उनके बीच का एक कनेक्शन था। डील का सिस्टम भी बड़ा अजीब था। जापान पहुंचने के बाद हामिद को एक फटी हुई जापानीज नोट का आधा हिस्सा ब्रोकर के ऑपरेटर को दिखाना था। उस ऑपरेटर के पास उस नोट का दूसरा आधा हिस्सा पहले से होता। जब दोनों आधे नोट मैच हो जाते तभी पेमेंट रिलीज होती। ये सब सुनने के बाद शेखावत समझ जाता है कि अगर हामिद का हिस्सा ऑपरेटर तक ना पहुंच पाया तो पुष्पा को 1 रुपया नहीं मिलेगा। हामिद अभी जापानीज ब्रोकर का नाम लेने ही वाला होता है कि शेखावत उस रॉड को और अंदर घुसाकर उसे मार देता है। उसने जानबूझकर ये किया था, क्योंकि अगर सबके सामने ब्रोकर का नाम पता चल जाता तो पुष्पा किसी को भी खरीद सकता था। हामिद की मौत के साथ ही पुष्पा और जापान के बीच का कनेक्शन टूट जाता है और सच में पुष्पा की पेमेंट रुक जाती है। उधर इलेक्शन का टाइम आ चुका होता है।
सीएम नरसिम्हा अपने एमएलएस को कंट्रोल में रखने के लिए पैसा चाहता है। पुष्पा उन्हें प्रॉमिस करता है कि सबको टाइम पर पेमेंट मिल जाएगी। फोन रखने के बाद पुष्पा केशव को एक कंटेनर लाल चंदन से भरने को बोलता है। फिर वो खुद भी उस कंटेनर में छुपकर जहाज के जरिए सीधा जापान पहुंच जाता है। यहीं से मूवी की शुरुआत में दिखाया गया जापान वाला सीन कनेक्ट होता है। जापान में ब्रोकर हिरोशी सोच रहा होता है कि पुष्पा इतनी दूर इंडिया से क्यों आया। तभी वो अपने लोगों को उसे पानी से निकालने का ऑर्डर देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जहाज के एंकर पर खुद पुष्पा खड़ा होता है और उसके हाथ में वही आधी जापानीज नोट होती है। हिरोशी समझ जाता है कि पुष्पा कोई आम इंसान नहीं है। वो तुरंत अपने लोगों को गोली चलाने से रोक देता है। जब एक आदमी फिर भी पुष्पा पर हमला करता है तो हिरोशी खुद उसे मार देता है। फिर वो पुष्पा से पर्सनली माफी मांगता है और कहता है कि अब से डील सीधा उसके साथ होगी। लेकिन पुष्पा कहता है कि अब कोई फटी नोट वाली डील नहीं होगी, अब डील होगी पुष्पा के नाम से, पुष्पा ब्रांड से। ये कहकर वो अपने खून से एक रुमाल पर हाथ का निशान बना देता है। हिरोशी उसकी पावर समझकर उसकी सारी कंडीशंस मान लेता है और 5,000 करोड़ रुपए का पेमेंट दे देता है। पुष्पा 5,000 करोड़ लेकर इंडिया लौट आता है और आंध्र प्रदेश के एमएलएस को पैसे भरे सोफास भेजकर सबको खरीद लेता है। इसके बाद इलेक्शन में सिद्दप्पा आंध्र प्रदेश का सीएम बन जाता है। लेकिन असली पावर किसके पास है वो सबको पता है। लेकिन दूसरी तरफ शेखावत अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो पकड़े गए नकली लाल चंदन में आग लगा देता है। उसका असिस्टेंट नाथूलाल किसी तरह बच निकलता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पुष्पा की जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आने वाला होता है। अचानक खबर आती है कि पुष्पा की भतीजी कावेरी को किसी ने किडनैप कर लिया है। मोहन की बीवी दौड़ती हुई पुष्पा की मां पार्वती के पास आती है और रो रो कर मदद मांगती है। पार्वती तुरंत जाकर पुष्पा को सब कुछ बताती है। शुरू में पुष्पा का रिएक्शन देखकर लगता है जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आखिर मोहन ने कभी उसे अपना भाई माना ही नहीं था। लेकिन कुछ ही पल बाद पुष्पा सबके सामने एक बंदूक कंधे पर लेकर घर से बाहर निकलता है। सीधा न्यूज मीडिया के पास जाकर वो कहता है, अगर मेरी भतीजी कावेरी को एक भी खरोंच आई तो मैं किडनैपर को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पुष्पा सिर्फ 1 घंटे का टाइम देता है और पूरे चित्तूर डिस्ट्रिक्ट को बंद करवा देता है। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील कर दिया जाता है। पुष्पा की एक आवाज पर पूरा चित्तूर कावेरी को ढूंढने के लिए सड़कों पर आ जाता है। इसी बीच प्रताप रेड्डी सिद्दप्पा को बताता है कि कावेरी को जिसने किडनैप किया है वो है भोगा रेड्डी, और भोगा असल में उसका अपना भतीजा था। ये वही लड़का था जिसे काली पूजा के दिन पुष्पा ने सबके सामने बुरी तरह पीटा था। उसके बाद उसका सिर मुंडवाकर और गले में जूतों की माला पहनाकर उसकी जबरदस्त बेइज्जती की थी। उसी अपमान का बदला लेने के लिए भोगा ने ये किडनैपिंग की। प्रताप रेड्डी नहीं चाहता था कि उसके घर के वारिस को कुछ हो, इसलिए वो सिद्दप्पा को बोलता है कि किसी भी तरह पुष्पा को भोगा पर हाथ उठाने से रोका जाए। सिद्दप्पा तुरंत पुष्पा को फोन करता है और उसे समझाता है कि इस मामले को छोड़ दे। पुष्पा कहता है अगर वो इस प्यार का कर्ज ना चुका पाया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा, चाहे इसके लिए उसे प्रताप रेड्डी को ही क्यों न खत्म करना पड़े। ये कहकर वो फोन काट देता है। उधर भोगा रेड्डी टीवी पर पुष्पा की धमकी सुनकर भी नहीं डरता। उल्टा वो पुष्पा को फोन करके 10 करोड़ रुपए की डिमांड करता है। पुष्पा के लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं थी। वो हेलीकॉप्टर में पैसे का बैग लेकर दिए गए लोकेशन पर पहुंच जाता है। ऊपर से बैग फेंका जाता है। लेकिन पुष्पा जैसे ही बंदूक भोगा पर तानता है, भोगा धमकी देता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो अंदर के लोग कावेरी को मार देंगे। इसके बाद भोगा के लोग पुष्पा को जबरदस्ती साड़ी पहना देते हैं, क्योंकि उस दिन पुष्पा ने साड़ी पहनकर ही उन्हें धूल चटाती थी। फिर वो उसे बुरी तरह मारते हैं और हाथ पैर बांध देते हैं। सबको पता था कि अगर पुष्पा के हाथ खुल गए तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब भोगा के आदमी कावेरी को पुष्पा के सामने लाकर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, तब पुष्पा के अंदर का शैतान जाग उठता है। जैसे ही भोगा कावेरी को जख्मी करता है, पुष्पा का गुस्सा फट पड़ता है। बंधे हुए हाथों के बावजूद वो एक आदमी पर टूट पड़ता है और उसकी गर्दन को दांत से पकड़ लेता है। उस पल उसके दांत किसी शेर के पंजों जैसे लग रहे थे। एक के बाद एक आदमी उसके सामने गिरने लगते हैं। फिर किसी तरह वो अपने हाथ पैर की रस्सी तोड़ देता है और जैसे ही उसके हाथ आजाद होते हैं, असली तबाही शुरू होती है। पुष्पा एक हाथ में तलवार और दूसरे में कुल्हाड़ी लेकर सबको काटना शुरू कर देता है। जो लोग थोड़ी देर पहले उस पर हमला कर रहे थे, अब जान बचाने के लिए भाग रहे थे। पुष्पा एक त्रिशूल सीधा उसकी तरफ फेंक देता है। कुछ दिन बाद मोहन अचानक पुष्पा के घर आता है। मोहन पुष्पा की मां को कावेरी की शादी का पहला कार्ड देता है। दूसरी तरफ जब कावेरी की शादी में सब खुशी मना रहे होते हैं, तभी एक और बुके से अचानक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है।
दूर एक पहाड़ी पर खड़ा एक आदमी इस ब्लास्ट का ट्रिगर दबाता है। उसका चेहरा नहीं दिखाई देता, लेकिन उसे देखकर लगता है कि कहानी में अब एक नया खतरनाक किरदार एंटर होने वाला है। और इसी के साथ पार्ट 3 का एक हिंट छोड़ते हुए ये फिल्म यहीं खत्म होती है।